ओके, IAS 38 में आपको एक कंफ्यूजन है दैट एन एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन इंटेंजिबल आइटम दैट डज नॉट मीट बोथ द डेफिनेशन ऑफ एंड रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर एन इंटेंजिबल एसेट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू द गुडविल रिकग्नाइज्ड एट द बिजनेस कॉम्बिनेशन। F3 तक जितनी कंसोलिडेशन आपने पढ़ी है उसमें हम गुडविल निकालने का एक तरीका सीख के आए हैं। गुडविल निकालने का तरीका क्या है? जितनी भी हम कंसिडरेशन देते हैं, यस करेक्ट, अगर होली ओन्ड है तो कंसिडरेशन ही सब कुछ है। अगर हमने 100% अक्वायर नहीं किया तो हम रखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये अमाउंट बन जाता है 100%। इसमें से माइनस किया जाता है क्या चीज? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। ये बन जाती है गुडविल। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट डेफिनेशन मीट ना करे या रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट ना करे, उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल ना हो, उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल ना हो, या आपके पास रीजनेबल एंड सर्टेन सपोर्टेबल अजम्पशंस ना हो, आपने शराफत के साथ उस खर्चे को प्रॉफिट लॉस में भेज देना, एक्सपेंस आउट कर देना। बट वॉट हैपन्स इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन? पहली शर्त IFRS 3 ये रखता है कि सब्सिडरी के तमाम नेट एसेट्स को आपने रीवैल्यू करना है। इसमें ऐसा होगा कि मे बी कुछ ऐसे एसेट्स जो सब्सिडरी के पास हैं तो, लेकिन वो है क्या? अनरिकग्नाइज्ड है। मसलन सब्सिडरी का खुद का एक ब्रांड है जो उसने कहीं से खरीदा नहीं है, इंटरनली जनरेटेड है, कोई पब्लिशिंग टाइटल है, कोई कस्टमर लिस्ट है, कोई मास्टहेड है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। IAS 38 कहता है कि बेटा निकाल। सब्सिडरी ने कहा ओके। उसने अपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में उस ब्रांड को एज एन इंटेंजिबल एसेट रिपोर्ट नहीं किया, वो कर भी नहीं सकता था। लेकिन जब IFRS 3 अप्लाई हुआ तो उसने ये कहा कि सब्सिडरी के पास जितने भी एसेट्स हैं ना, सबको रिवैल्यू करो। तो हमने कहा सर इसके पास तो एक ब्रांड भी है लेकिन रिकॉर्डेड नहीं है। तो बोला मसला नहीं, इसको भी रिकॉर्ड करो। एज एन एग्जाम्पल पता ये चलता है कि पेरेंट ने अगर कंसिडरेशन दी है $300 मिलियन की, NCI को कटाते हैं, मान लेते हैं 100% है, होली ओन्ड सब्सिडरी है, सही है। फिर हम जब सब्सिडरी के नेट एसेट्स को वैल्यू करते हैं तो पता चलता है कि $240 मिलियन के एसेट्स हैं एक्सक्लूडिंग ब्रांड। तो हमने कहा क्यों एक्सक्लूडिंग ब्रांड? तो उसका सर इंटरनली जनरेटेड है। तो ये बात तो ठीक कह रहा है कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के अंदर इंटरनली जनरेटेड ब्रांड रिकॉर्ड नहीं हो सकता था, लेकिन जब IFRS 3 बोल रहा है तो 38 को चुप करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ने कहा कि यार ब्रांड के जितने इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम देख रहे हैं और जितनी मार्केट वर्थ हम देख रहे हैं, हमारे तरफ से ब्रांड की वैल्यू $25 मिलियन है, राइट? अच्छा, अब क्या हुआ? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स में वैसे वैल्यू कितनी थी? 240, बट दिस वाज एक्सक्लूडिंग ब्रांड। हमने ब्रांड को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो ब्रांड की वर्थ हमने कितनी लगाई? अब फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितना बन गया? 265। तो गुडविल कितनी बनेगी?
ऐसे केस में जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो कंसोलिडेशन के अंदर दो इंटेंजिबल एसेट्स डेबिट किए जाएंगे। कौन कौन से? एक ब्रांड और एक गुडविल। ब्रांड कितने पे डेबिट किया जाएगा? 25 पे। और गुडविल कितने पे डेबिट की जाएगी? 35। ये बात समझ में आ गई? डेबिट करेंगे। ये पैरा ये कहता है कि अगर सब्सिडरी ने, पेरेंट ने बिजनेस कॉम्बिनेशन में सब्सिडरी को खरीदा, लेकिन एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जो ना तो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन मीट करे या उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करता। मान लो ब्रांड सब्सिडरी के पास रिकॉग्नाइज्ड है, हाँ, अब पेरेंट कहता है कि यार इसके कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, इसकी तो नेगेटिव मार्केटिंग हो चुकी है, इसकी बैड रेपुटेशन हो चुकी है, इस इंटेंजिबल एसेट से कोई बेनिफिट नहीं मिलना। वैसे उसके नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 265 है, लेकिन पेरेंट कहता है कि आपके ब्रांड की कोई हैसियत नहीं है, राइट? हम कहते हैं अच्छा ठीक है, जैसा आप बोलो। ये 25 मिलियन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे क्योंकि इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं है बहैसियत डायरेक्टर्स जो पैसे दे रहे हैं। जब हम ब्रांड को एसेट मानेंगे ही नहीं तो बाकी नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी रह जाएगी? 240, राइट? तो 25 मिलियन का रिकॉग्नाइज्ड एसेट अगर डीरिकॉग्नाइज किया जाए तो नुकसान है, और नुकसान वैसे कहां जाना चाहिए था? प्रॉफिट लॉस में। ये कहता है नहीं नहीं, ये गुडविल बन जाएगी। पहले गुडविल कितनी थी? आप 25 से डेबिट कर रहे थे इंटेंजिबल एसेट और 35 से डेबिट कर रहे थे गुडविल। 35 प्लस 25 60। अब हम कह रहे हैं नहीं नहीं, 25 वाला तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, 60 की गुडविल रिकॉर्ड कर लो, दो एसेट्स की जगह एक एसेट बन गया। लेकिन जिस तरह हमने वैसे पढ़ा कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो वो प्रॉफिट लॉस में भेज दिया जाएगा, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे कहानी स्लाइडली मुख्तलिफ होगी। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो उसको प्रॉफिट लॉस में नहीं फेंका जाएगा, बल्कि विद दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ गुडविल। वो गुडविल का हिस्सा बन जाएगा, वो पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, वो गुडविल में डेबिट हो जाएगा। सही है? तो जुमले का आखिरी पॉइंट मैं बता रहा हूं, इंटेंजिबल एसेट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू गुडविल रिकॉग्नाइज्ड एट द एक्विजिशन। कि जो उस इंटेंजिबल एसेट का अमाउंट है वो गुडविल का हिस्सा बन जाएगा। राइट हो गया? सही। रिसर्च कॉस्ट के हवाले से हम क्लियर हैं। रिसर्च कॉस्ट क्या कभी जिंदगी में कैपिटलाइज हो सकती है? नहीं, सिर्फ एक बार हो सकती है बिजनेस कॉम्बिनेशन। कि अगर किसी सब्सिडरी के पास इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और उसके बीच में ही पेरेंट उसको टेक ओवर कर लेता है, तो उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरे प्रोजेक्ट को एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बेशक उसका एक हिस्सा रिसर्च हो। लेकिन जब उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया जाएगा तो उसके बाद जो खर्चा रिसर्च पे किया जाएगा वो एक्सपेंस आउट, जो डेवलपमेंट पे किया जाएगा वो कैपिटलाइज किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के हवाले से क्लियर है? अगर के सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको सेपरेटली एज एन इंटेंजिबल एसेट नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि उसको हार्डवेयर की कॉस्ट का हिस्सा बना दिया जाएगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको सेपरेटली इंटेंजिबल एसेट नहीं माना जाएगा सॉफ्टवेयर करके, बल्कि उस सॉफ्टवेयर को इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में प्लस करके, सॉरी टेंजिबल एसेट की कॉस्ट में, हार्डवेयर की कॉस्ट में प्लस करके दिखाया जाएगा। अच्छा, फिर हमने बातें पढ़ ली थी कि कौन कौन से खर्चे इंकर होने पे कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकते। इंटरनली जनरेटेड गुडविल कभी भी शो नहीं हो सकती। स्टार्टअप, प्री ओपनिंग एंड प्री ऑपरेटिंग लॉसेस कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकते। ट्रेनिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड रिलोकेशन कॉस्ट
ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं किए जा सकते हैं। एसेट्स को हम कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं एंड रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी रख सकते हैं। अगर कॉस्ट मॉडल पे रखा, ये देखना ज़रूरी है कि एसेट की लाइफ फाइनाइट है या इनडेफिनाइट है। मिसाल एक लाइसेंस है जिसकी वैलिडिटी 5 साल है, 7 साल है, 8 साल है, उसके बाद आपको नया लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो उस लाइसेंस को हम अमोर्टाइज करेंगे क्योंकि उसकी लाइफ फाइनाइट है। आपने कोई पेटेंट रजिस्टर करवाया है और वो पेटेंट की लाइफ 4 साल है, 5 साल है, कुछ भी टाइम है, तो उस पेटेंट को आप अमोर्टाइज करेंगे उतने सालों के ऊपर। या अगर आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ 6 साल चलेगा उसके बाद काम का नहीं रहेगा, ये ब्रांड 9 साल चलेगा उसके बाद काम का नहीं रहेगा, अगर यू कैन प्लेस अ वैल्यू, यू कैन प्लेस अ वैल्यू ऑफ लाइफ कि इतने टाइम के बाद इस इंटेंजिबल एसेट से बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो आप उसको अमोर्टाइज करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके बेनिफिट पता नहीं कब तक मिलेंगे, इनडेफिनाइट पीरियड तक मिलेंगे, तो उसको डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। जिस तरह लैंड को डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, उस तरीके से उस इंटेंजिबल एसेट को भी डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। ये भी मिसाल हमने डिस्कस की थी कि अगर लाइसेंस रिन्यूएबल है, अगर रिन्यूअल कॉस्ट हैवी है तो उसको अमोर्टाइज किया जाएगा। अगर वो नॉमिनल वैल्यू पे रिन्यू होता है, छोटे से अमाउंट पे रिन्यू हो जाता है, तो आप उस पूरी लाइफ को मान लेंगे, और अगर इनडेफिनाइट पीरियड तक रिन्यूएबल है तो अमोर्टाइज नहीं किया जाएगा। राइट? रिवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। रिवैल्यूएशन मॉडल IAS 16 वाला सेम है, लेकिन इसको अप्लाई फकत तब किया जा सकता है जब एक्टिव मार्केट हो। एक्टिव मार्केट का कॉन्सेप्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये तमाम इंटेंजिबल एसेट्स के लिए मौजूद नहीं होती। एग्जाम्पल दी थी प्रोडक्शन कोटास की, फिशिंग लाइसेंसेस की, या टैक्सी लाइसेंसेस की, और इसमें मैंने एक ऐड किया था क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी भी क्योंकि इफ्रिक के मुताबिक IAS 38 का हिस्सा बनेगी और क्रिप्टो करेंसी की एक्टिव मार्केट तो है, उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा नहीं जा सकता। जी, भले ना हो, भले भले भले, देखो देखो देखो, हमने उस टाइम पे क्या कहा, वहां हमने कहा कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, सिर्फ इतना कहा। मैंने वहां पे एक्टिव मार्केट की शर्त नहीं रखी थी। किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू डिटरमिन करना और उसकी एक्टिव मार्केट होना दो अलग अलग बातें हैं। एक्टिव मार्केट का फायदा यह हो जाता है कि उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन फुल 100% रिलायबिलिटी के साथ की जा सकती है। मिसाल, आज किसी कंपनी का शेयर जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, चेक करना हो तो आपके और मेरे दरमियान दो राय तो नहीं होगी। अगर आप कहें नहीं ये शेयर 250 रुपए का है, मैं कहूं क्या हो गया 250 रुपए का 170 रुपए का है, तो फड्डे की क्या बात है। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलो, पता चल जाएगा। गोल्ड कितने का चल रहा है, आप कोई और वैल्यू बोले, मैं कोई और वैल्यू बोलूं। पाउंड आज कितने का चल रहा है, इसमें फड्डे की बात क्या है, ओपन मार्केट है। क्रूड आज कितने का चल रहा है, अगर आप पीटीआई सपोर्टर निकले, बोले नहीं यार सस्ता हो गया, नून लीग नहीं सस्ता कर रही, और मैं अगर नून लीग सपोर्टर हूं, मैं कहूं यार नहीं इंटरनेशनल मार्केट में $125 का हो गया, फड्डे की क्या बात है। खोलो वेबसाइट, सामने पड़ा है सब कुछ। तो ये चीजें बेसिकली जो एक्टिवली मार्केट में मौजूद है, ये शर्त सिर्फ रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर है, रिकॉग्निशन के ऊपर नहीं थी ये शर्त। तो अगर कोई सब्सिडरी को पेरेंट ने अक्वायर किया, उसके इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू एक्टिव मार्केट के रेफरेंस में हो, ऐसा नहीं बोला गया। लेकिन अगर बाद में उसको आप रिवैल्यूएशन मॉडल पर रखना चाहें, उसके लिए एक्टिव मार्केट हो, ऐसा कहना जरूरी है। अगर एसेट इनडेफिनाइट लाइफ वाला है तो सिर्फ कॉस्ट पे रहेगा,
या फेयर वैल्यू पे रहेगा, उसको अमोर्टाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने हर साल चेक करते रहना है कि क्या अभी भी वो इंडेफिनाइट है। अगर हाँ तो कॉस्ट पे कैरी करना, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं अब इसकी लाइफ लिमिट हो गई है तो आप उसको इनडेफिनाइट से उठा के फाइनाइट लाइफ पे लेके आ जाओगे। फाइनाइट लाइफ वाले को अमोर्टाइज किया जाएगा यूजिंग द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लेकिन अगर पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट डिटर्मिनेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया जाएगा फॉर अमोर्टाइजेशन। और इसको भी हमने एनुअली रिव्यू करना है, जिस तरह IAS 16 में रिव्यू करते थे। कौन सी 3 चीजें रिव्यू की जाती थी? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू एंड पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स। आपने रिव्यू करते रहना है। और अगर कोई चेंज आ गया तो दैट वुड बी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। प्रोस्पेक्टिवली किया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाया जाएगा। अब आइंदा आने वाले सालों में एडजस्टमेंट हो जाएगी, जो हो गया सो हो गया। हाँ, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मैंने बात की थी, रेयरली मीट करेगा कि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स एनहांसमेंट हो। लेकिन जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करना प्रोहिबिटेड है, उनके ऊपर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करना भी प्रोहिबिटेड है। ब्रांड की अगर वैल्यू आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप कोई नया ब्रांड एम्बेसडर लेके आ गए, कोई हाईली फेमस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आप उसमें ब्रांड एम्बेसडर बना के लेके आ गए, जिससे आपकी ब्रांड की वर्थ बढ़ जाती है और आपको लगता है कि हमारी प्रोडक्ट की सेल बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह इंटरनली जनरेटेड ब्रांड को कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से ब्रांड के ऊपर किया जाने वाला खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। बाकी अगर सॉफ्टवेयर है, आपने उसमें कुछ मॉड्यूल्स ऐड करवा दिए, एक सॉफ्टवेयर जिस तरह ERPs है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें SAP आता है, ओरेकल्स आता है, ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है, यानी रियल टाइम सॉफ्टवेयर। बड़ी आसानी हो जाती है, एक जगह पे एंट्री करेंगे पूरे सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर अलग होता है। मिसाल, जब आप किसी सुपर स्टोर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो जितनी बार उसमें बारकोड स्कैन होकर सेल में रिकॉर्ड होगा, इन्वेंट्री भी अकॉर्डिंगली अपडेट होती जाएगी और स्टोर मैनेजर को इस बात की अलर्ट आ जाएगा कि बाकी इतना स्टॉक बचा है। अब ये सॉफ्टवेयर का कमाल है, एक ही जगह पे सिर्फ एंट्री हो रही है, प्राइसेस भी वहीं पे है, सेल्स भी वहीं पे है, इन्वेंट्री भी वहीं पे है, रिसीवेबल्स भी वहीं पे है। प्रॉफिट लॉस आप बनाना चाहो, आज के दिन की सेल कितनी हुई, आज के दिन का प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारी चीजें एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाती हैं। अगर इसमें आप वक्त के साथ साथ मॉड्यूल्स ऐड करते हैं, मिसाल आप HR का सॉफ्टवेयर ऐड करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन कौन सा बंदा किस टाइम पे चेक इन किया था और किस टाइम पे उसने चेकआउट किया, तो किस बंदे की आज कितने घंटे की ड्यूटी रही, उस हिसाब से उसकी आज के दिन की वेजेस कितनी बनेंगी। ये कोई टाइम शीट, टाइम कार्ड, जॉब कार्ड रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बायोमेट्रिक सिस्टम है। बंदा एंटर होते ही बायोमेट्रिक्स करेगा और जाते के टाइम पे बायोमेट्रिक्स करेगा, चेक इन चेकआउट वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि इस महीने में कौन से एम्प्लॉय ने कितने घंटे कितने दिन काम किया है, उस हिसाब से सैलरी खुद कैलकुलेट हो जाती है। अब ये मॉड्यूल अगर आप बाद में ऐड करते हैं तो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स में एनहांसमेंट आ जाएगी। दुरुस्त हो गया? सो वी आर डन विद दिस। इसमें नीचे एक छोटी सी एग्जांपल आप देख लें। डार्बी स्पेंट $200,000 sending its staff on training courses during the year, and this year is 30th September 2009. This has already led to an improvement in company's efficiency and resulted in cost savings. The organizer of the course has stated that the benefits for the training should last for a minimum of 4 years. The assistant has therefore treated the cost of training as an intangible asset and charged 6 months amortization based on average date during the year on which the training courses were completed. 30 सितंबर 2009 हमारा साल ख़त्म हो रहा है। इस साल हमने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग पे भेजा था और ट्रेनिंग में खर्चा कितना हुआ? 2 लाख का खर्चा हुआ। जैसे ही वो ट्रेनिंग से लौटे हैं तो वाज़ेह है कि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो चुकी है और कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई है, कॉस्ट सेव होना शुरू हो गई है। जो कोर्स का ट्रेनर था उसने हमें असर्टेन किया है
कि जो मैंने इनके ऊपर जादू टोना किया है ये 4 साल तक चलेगा, 4 साल के बाद ये वापस थक जाएंगे, वापस स्लो हो जाएंगे। तो हमने 2 लाख को 4 साल के ऊपर डिवाइड किया है 50,000 और उसके 6 महीने, क्योंकि साल के बिगिनिंग में नहीं किया था, ऑन एवरेज चला है, तो 6 महीने यानी 25,000 की अमोर्टाइजेशन भी हम चार्ज कर चुके हैं। ठीक है, कोई गलती है इसमें? है। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को भले आप कितना अच्छे से प्रेजेंट कर दें मेरे सामने, लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने मना किया है, मतलब मना किया है। करेक्ट? तो हम कहेंगे कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट ने इसकी एंट्री की है या ट्रीटमेंट की है वो टोटली गलत है। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट एज पर IAS 38 कैन नेवर बी कैपिटलाइज्ड। Therefore, the entire cost spent of $200,000 must be charged to profit loss as an expense. Right? पेश ऐसे किया गया, एफिशिएंसीज आ गई हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो गई हैं, 4 साल तक इनके ऊपर इल्म रहेगा मेरा, तो शायद आप भी कंफ्यूज हो जाए कि हाँ हाँ सही है। जब बेनिफिट आ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स में एनहांसमेंट है, तो आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के दायरे में घुस क्यों रहे हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के सरदर्द है। जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किसी पे फतवा जारी कर चुका, उस पे डिस्कशन नहीं हो सकती। एग्जाम्पल नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर company started research work with a view to eventual development of a new processor chip. By 30th September 2009, it had spent $1.6 million on this project. Darby has a past history of being particularly successful in bringing similar projects to a profitable conclusion. As a consequence, the assistant had treated the expenditure to date on this project as an asset in the statement of financial position. ठीक है, यहां तक की अगर हम बात करें, हमने इस साल $1.6 मिलियन रिसर्च पे खर्च किए हैं, और भाई हमारी भाई की हिस्ट्री है, हमने आज तक जब भी कभी ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ डाला तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया और प्रॉफिटेबल हुए। लिहाजा इस 1.6 मिलियन की कॉस्ट विल बेयर द फ्रूट्स इन फ्यूचर, इसलिए मैंने इसको कैपिटलाइज कर दिया। भाई कितना भी चमका लो, राइट? मैंने कहा ना, ये कभी कभी ऐसा कवर करके देगा कि गिफ्ट बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्या सही तो है, बड़ा प्यारा सा गिफ्ट लग रहा है, लेकिन है फेंकना, एक्सेप्ट नहीं करना है गिफ्ट, फिर पूरी जिंदगी पछताओगे। गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे कितना ही खूबसूरत गिफ्ट हो, मना है लेना, मतलब मना है। तो रिसर्च कॉस्ट को भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ट्रेनिंग कॉस्ट को भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। Darby was also commissioned by a customer to research and a feasible produce a computer system to install in motor vehicles that can automatically stop the vehicle if it is about to involve in a collision. ये 2009 की बात है, आइडिया था, अब एडास आ चुके हैं फीचर्स। जो गाड़ियों की डिटेल नॉलेज रखते हो या जो अभी, यस, एडास बेसिकली एक सेंसर है, पार्किंग सेंसर्स जिस तरीके से लगते हैं उस तरीके से गाड़ी में फ्रंट सेंसर्स है। एक आता है क्रूज कंट्रोल, राइट? क्रूज कंट्रोल में आपने गाड़ी को एक स्पीड पे बिठा के छोड़ दिया, अब गाड़ी खुद ही उस स्पीड पे मेंटेन करेगी। लेकिन एक आता है एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल में आप उसको एक डिस्टेंस बता देंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 500 मीटर की हद में या 600 मीटर की हद में आ जाता है तो आपने गाड़ी को स्लो कर देना है और आपने डिस्टेंस इतना मेंटेन करना है। अब आप भले गाड़ी को छोड़ के सो जाओ, सही है, अभी 100% ऑटो नहीं है, स्टीयरिंग आपको ही काटना पड़ेगा, लेकिन उस फीचर में यह है कि अगर कोई गाड़ी है तो ऑटो टर्न भी मार लेगी आपकी गाड़ी। एक तो ब्रेक ऑटोमेटिक करेगी, और अगर ब्रेक से भारी है, अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो आपकी गाड़ी टर्न भी ऑटोमेटिकली काटेगी, जो कि हमारे पाकिस्तानियों को बड़ा परेशान भी करती है। एंड ऑफ कोर्स हम बड़े एक्टिव ड्राइवर्स होते हैं, हमें पता है कि रिक्शा वाला कहीं से भी कट मार सकता है, बाइक वाले के तो बाप का रोड है, कहीं से भी आ सकता है। हाँ, हमारा सेंसर तो, एक बंदा कह रहा है उसने एडॉप्टिव एक्सेप्ट करके दिया मुझे अलाउ व्हीजल के अंदर, बड़ा परेशान हो गया, गाड़ी खुद ही खुद ब्रेक मार रही है,
तो मुझे लगा गाड़ी खराब है। खैर, ये 2009 का आइडिया है जो हमारे सवाल में एग्जामिन हुआ था। एक रिसर्च ऐसी है जो आप अपनी जेब से कर रहे हो, रिस्क मेरा है, अगर कामयाब हो गया और कुछ डेवलप कर लिया तो मैं कमाऊंगा। जिस तरह आप कोई प्रॉपर्टी बनाओ, और दूसरा हो सकता है आप ठेके पे कोई प्रॉपर्टी बनाओ, चीज आपकी नहीं है, बना आप रहे हो। वैसे ही एक कस्टमर ने कहा क्या आप रिसर्च करके दें। रिसर्च कामयाब होती है नाकाम होती है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कस्टमर को अपना बिल तो चार्ज करूंगा। अगर रिसर्च करने के बाद हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, हमने कहा यार एडास फीचर आ सकता है, एक सेंसर ऐसा लगाया जा सकता है जो सर्टेन किलोमीटर की रेंज तक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा और ऑब्जेक्ट आते ही गाड़ी अपने आप को रोक लेगी। कस्टमर ने कहा कि ऐसी रिसर्च करके दो कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है, और अगर हो सकता है तो आप मुझे एक प्रोसेसर या एक कंप्यूटर चिप बना के देना जो मैं गाड़ी के इंजन में फिट कर दूंगा, गाड़ी के कार्ड में फिक्स कर दूंगा। रिसर्च कामयाब होती है या नहीं होती, इसका नफा नुकसान किसको है? मैंने जितना भी खर्चा किया होगा क्या मैं कस्टमर को क्लेम कर सकता हूं? यस। इन दैट केस ये रेवेन्यू रिकग्निशन है। ये IFRS 15 में जा रहा है कि मैं किसी के बिहाफ पे कोई काम कर रहा हूं। राइट? वापस से पढ़ते हैं। डार्बी वॉज ऑल्सो कमीशन्ड by a customer to research and, if feasible, produce a computer system to install in motor vehicles that can automatically stop the vehicle if it is about to be involved in a collision. At 30th September 2009, Darby spent $2.4 million on this project, but at this date, it was uncertain as to whether the project would be successful. As a consequence, the assistant had treated $2.4 million as an expense in the income statement. भाई असिस्टेंट के उल्टा ही चलना पड़ेगा लगता है, जो भी करे गलत करेगा। अब वहां वाला खर्चा ऊपर 1.6 वाला कैपिटलाइज कर चुका है और ये वाला एक्सपेंस आउट कर चुका है। व्हाट डू यू बिलीव? सिंस दिस कॉस्ट इज टू बी चार्ज टू द कस्टमर, ये हमारा अपना रिस्क नहीं है। अभी तक हमें लग रहा है कि रिसर्च कामयाब नहीं हुई है, लेकिन अगर नहीं भी हुई और हम कस्टमर से अपना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं क्योंकि हम किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं ना रिसर्च, वी विल रिकॉर्ड दिस एज अ रिसीवेबल। यस। वैसे तो उससे ऊपर ही लेंगे, वैसे तो उससे ऊपर ही लेंगे, हाँ, एज अ रेवेन्यू। वो जो ऊपर वाला अमाउंट होगा वो होगा एज अ प्रॉफिट। सही है। अच्छा, अब इस सवाल ने क्योंकि 4 मार्क्स के अंदर 2 रिक्वायरमेंट्स दबा दी हैं, ऐसा ही है ना, 4 मार्क्स में पहला वाला पार्ट भी है, दूसरा वाला पार्ट भी है, तो हम बहुत लंबी खींच नहीं सकते। डेटा उसने जितना दिया है, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को मजीद क्लियर करता, हाँ, ऐसा मुमकिन है कि हमें दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। कौन सा वाला? डेवलपमेंट का भी, सही है, जो कि एंटी कोलिजन चिप है, वो भी मिल सकता है। लेकिन अगर रिसर्च का जितना अमाउंट हमने खर्चा किया है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम ये अजम्पशन रखते हैं कि रिसर्च के ऊपर जो खर्चा किया है ये आपको इतना ही मिलेगा जितना किया है, इस पर कोई प्रॉफिट नहीं दूंगा। आपने बोला फिर फायदा ये है कि अगर आपकी रिसर्च कामयाब हो गई तो चिप की डेवलपमेंट का ठेका मैं आप ही को दूंगा, वहां से कमा लेना। लेकिन अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो कंपनी ने अब तक किए हैं आर क्लेमेबल फ्रॉम द कस्टमर सिंस वी हैव बीन कमीशन बाय अ कस्टमर, ये हम अपने शौक से आइडिया नहीं लेके आए एंटी कोलिजन वाला, वो कस्टमर ने आइडिया दिया था और उसका आइडिया है, उस पर हम बेनिफिट ले भी नहीं सकते। कस्टमर से लेंगे क्योंकि उसके कहने पर रिसर्च कर रहा हूं। अगर कोई आइडिया कंपनी को खुद से आए, हाँ, अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो चिप डेवलप नहीं करेंगे, जो दूसरा वाला प्रोजेक्ट हमें मिलना था वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो खर्चा किया है ये तो मैं कस्टमर से लेके ही रहूंगा। लेकिन अगर मेरी रिसर्च कामयाब हो जाती है और मैं कुछ एडास या
ऐसे कोई सेंसर्स डेवलप कर जाता हूं, कोई चिप डेवलप कर जाता हूं, वहां जो कस्टमर से मैं पैसे कमाऊंगा वो अलग है। ये जो खर्चा आपने किया ये तो कस्टमर आपको देगा। मिसाल के तौर पे आपको एक कंपनी कहती है कि मुझे डाउट है कि ज़मीन में तेल है, ठीक है, आप एक ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, ज़मीन मेरी है, उठाने ना तेल, अब अगर ऑयल निकला तो मेरा। आप सिर्फ क्या करें, बोर करें और डिगिंग करें, मुझे बताएं कि क्या वाकई में इसमें ऑयल मौजूद है या नहीं, और अगर है तो कितने बैरल्स मौजूद होगा या कितना ऑयल मौजूद होगा। ऑप्शन नंबर 1, अगर आपने कहा कि भाई कुछ भी नहीं है, खाली पानी में स्मेल आ रही थी, ऑयल की है नहीं, तो जो बोर किया, जो टीम मैंने लगाई, जो मैंने धमाके किए ज़मीन के अंदर, वो खर्चा कौन भरेगा? वो खर्चा मैं आपको दूंगा, क्योंकि मेरे कहने पे आप काम कर रहे हो ना। और अगर ऑयल है तो मैं आपको एक्सप्लोरेशन राइट्स दे दूंगा, आप इसमें से ऑयल निकालना, मुझे इतना अमाउंट दे देना, वो बात का ठेका है। पहला काम क्या है, आप एवेल्युएशन कर रहे हैं मेरे कहने पर, रिसर्च कर रहे हैं मेरे कहने पर, वो खर्चा तो आपको मैं ही दूंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं क्यों करूं, तो मैंने कहा अगर ऑयल निकल गया तो एक्सप्लोरेशन आपको दूंगा, यहां से ऑयल निकालने का जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं आपको दे दूंगा, मुझे रॉयल्टी पे करना मेरी ज़मीन की, बाकी ऑयल आप लेके जाना। तो आपने कहा चलिए ठीक है, चेक करके देखती हूँ, लेकिन रिसर्च आपके जेब पे नहीं आएगी, रिसर्च का खर्चा मैं भरूंगा। अगर कामयाब होती है, नाकाम होती है, ये खर्चा मैं भरूंगा। तो क्योंकि दिस इज कमीशन बाय अ कस्टमर, ये मेरा आइडिया नहीं है, उसका आइडिया है, कल को कमाएगा भी वो, गमाएगा भी वो। अगर कोई रिसर्च मैं अपने लिए करता हूं, मेरा खुद का आइडिया है, तो एक्सपेंस आउट ही होगी। लेकिन अगर किसी और की है तो मुझे वहां से पैसे क्लेम होने। नहीं, रिसर्च कॉस्ट को फिर भी कैपिटलाइज नहीं कर सकता। ये वाली रिसर्च को मैं इसलिए कैपिटलाइज कर रहा हूं क्योंकि बिहाफ पे है, मेरी नहीं है। क्लियर है? सो दैट्स इट, वी आर डन विद IAS 38। इसमें बहुत सी चीज़ें हमने एक्स्ट्रा डिस्कस की हैं, जस्ट टू मेक यू ईजी अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स, कि आप सिर्फ लिमिटेड कुछ एग्जाम्पल्स में ना रह जाओ। इंटेंजिबल एसेट एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, F7 में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं ये वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। इंस्पेक्शन कॉस्ट नहीं, वो तो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनती है ना। जो ओवरऑलिंग कॉस्ट है वो तो एसेट का कॉस्ट, हाँ, अमोर्टाइज करते हैं, लेकिन वो IAS 38 में नहीं आती, वो IAS 38 में नहीं आती, वो IAS 16 में एसेट के कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है, ओवरऑलिंग कॉस्ट। लेकिन आप उसको इंटेंजिबल कह सकते हैं, हाँ, लेकिन 38 के हिसाब से।